गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, इलेक्ट्रीशियन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के श्रृंखला में आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे, आपके सामने है कुछ वायर जॉइंट्स और सोल्डरिंग तथा केबल से संबंधित क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 32 एम्पीयर रेटेड केबल धारा की वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। पुनः तार बांधने योग्य जो फ्यूज से सुरक्षित करते हैं उसे हम कौन सा प्रोटेक्शन बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कोर्स एक्सेस। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी रेटेड करंट है ना केबल की, उसका 1.2 टाइम्स तक का प्रोटेक्शन जो है हमारा जो है फ्यूज़ देता है। ठीक है, लगभग 1.2 से 1.3 तक। ठीक है, यदि 32 एम्पीयर रेटेड करंट है, यानी कि कोर्स एक्सेस में क्या होता है कि जब भी कोई अनियमितता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है ना, कहीं भी शॉर्ट सर्किट टाइप की कोई भी कंडीशन है, तो ये जो प्रोटेक्शन होता है ये फॉल्ट होने के 4 घंटे तक भी जो है फ्यूज़ को कट आउट नहीं करता है। ये ऐसा प्रोटेक्शन होता है। दूसरा प्रोटेक्शन होता है आपका क्लोज एक्सेस। क्लोज एक्सेस जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारा HRC फ्यूज़ है, कार्टेज फ्यूज़ है ना, वो क्या करता है, वो कोई भी फॉल्ट होने पर 4 घंटे के अंदर फ्यूज़ को ऑपरेट निश्चित रूप से करा देता है, लेकिन कोर्स एक्सेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कोर्स एक्सेस का उदाहरण है रिवायरेबल फ्यूज़, मतलब जो हम कॉपर का कोई तार लेकर के फ्यूज़ में बांध देते हैं, जिसे हम किटकैट टाइप का फ्यूज़ भी बोलते हैं। ठीक है, और क्लोज एक्सेस में हमारा क्या होता है, HRC फ्यूज़ रहेगा या कार्टेज टाइप का फ्यूज़ रहेगा। ठीक है, तो 1.2 से 1.3 टाइम्स तक का प्रोटेक्शन देता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, अगर हमारा 26 एम्पीयर अगर मैं लूँ, ठीक है, तो 26 गुणे 1.2 समथिंग 32 एम्पीयर के आसपास आता है ना। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26 एम्पीयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। SWG आपको सभी को पता है, SWG जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है आपका। इससे हम जो हमारा वायर होता है उसका क्या नापते हैं, उसका डाया नाप सकते हैं, जो व्यास होता है उसको नाप सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये स्टैंडर्ड साइज आता है 0 से 36 तक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किस प्रकार का ज्वाइंट है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, किस प्रकार का ज्वाइंट है आपका पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो इसे हम बोलते हैं नॉटेड टैप ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, नॉटेड टैप ज्वाइंट। कई प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे कि टी ज्वाइंट होता है, ब्रिटानिया टी ज्वाइंट होता है, स्ट्रेट ज्वाइंट, ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका रेड टेल या पिक टेल, जिसको हम ट्विस्टेड ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, मैरिड ज्वाइंट भी होता है। तो ज्वाइंट्स जब आपको मैंने पढ़ाया था, अभी तो मैंने वीडियो में नहीं पढ़ाया है, पर अभी चूँकि क्वेश्चन आ गया है तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कई प्रकार के जोड़ होते हैं, तो ये आपका नॉटेड टैप ज्वाइंट है। ठीक है, नॉटेड टैप ज्वाइंट। ठीक है, नॉटेड टैप ज्वाइंट मतलब हम इसमें नॉटेड टैप ज्वाइंट में क्या करते हैं, गांठ यहाँ पे बधी हुई है, एक गांठ टाइप का ज्वाइंट करके, ठीक है, बधा हुआ है, तो इसको हम नॉटेड टैप ज्वाइंट बोलेंगे। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? इसकी क्लास मैंने ऑनलाइन ली है आपके लिए। ठीक है, जिसमें हमने सोल्डरिंग में आपको बताया है कि कौन सा जो फ्लक्स होगा वो किस प्रकार के सोल्डर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है GI। ठीक है, GI वायर के सोल्डरिंग के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग, जो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी हम सोल्डरिंग का वर्क करते हैं, तो हमने बताया था कि सारे जो हमारा PCB होता है, ठीक है, सोल्डरिंग मैंने पढ़ाया है, आप मेरे वीडियो को देखिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो एक बार सोल्डरिंग और
सोल्डिंग का जो संबंधित टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, सोल्डिंग के पार्ट 1 पार्ट 2, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, डिप सोल्डिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, मात्रा उत्पादन में। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट। देखिए केबल का मैंने अभी क्लास नहीं लिया हुआ, लेकिन जब केबल के पार्ट्स को याद रखना होता है तो हमें एक सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बताया है, सिम्बस। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। जैसे सी से हम क्या बोलते हैं, सी से हमारा कोर होता है, आई से हमारा क्या होता है, इंसुलेशन। ठीक है, एम से क्या होता है हमारा, मेटेलिक सीथ, मेटेलिक सीथ। थोड़ा और बड़ा करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिम्बस जो होता है, CIMBAS, सिम्बस। सी से आप क्या बोलोगे, कोर। आई से क्या बोलोगे आप, इंसुलेशन। एम से क्या बोलोगे आप, मेटेलिक सीथ, मेटेलिक सीथ। बी से क्या होता है आपका, बेडिंग। ए से आपका क्या होता है, आर्मरिंग। और एस से आपका क्या होता है, सर्विंग। ठीक है, इतना अगर आप याद रखोगे सिम्बस, तो आपको केबल जो होता है आपका, अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं उसके सारे पार्ट्स आप बता सकते हैं। क्या क्या, सी से कोर, आई से इंसुलेशन, एम से मेटेलिक सीथ, बी से बेडिंग, ए से आर्मरिंग और एस से सर्विंग। ठीक है, इससे आप केबल के किसी भी पार्ट को बता सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ये एक्स से जो आपको इंगित किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए आपका तो ये सी से सी कोर हो गया। ठीक है, कोर हो गया ये आपका। ठीक है, उसके ऊपर इंसुलेशन। ठीक है, और एम से आपका मेटेलिक सीथ हो गया। ठीक है, इसके बाद बी से बेडिंग, ए से आर्मरिंग और एस से सर्विंग। तो आपका कौन सा पोर्शन है, ये आपका कौन सा आएगा, बेडिंग वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, कोर, इंसुलेशन, मेटेलिक सीथ, बेडिंग और उसके बाद आर्मरिंग और सर्विंग। ठीक है, तो आपका ये बेडिंग वाला पोर्शन आपका आएगा, एक्स में जो पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आर्मरिंग और उसके बाद सर्विंग है। ठीक है, तो बेडिंग, बेडिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको अगर नहीं भी याद रहेगा तो आप इससे पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, XLPE। XLPE केबल का क्या फुल फॉर्म होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। सिंपल, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ऑप्शन सी। एक्स से क्रॉस, एल से लिंक्ड, पी से पॉली, ई से एथिलीन। चलिए, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। सर्विंग जो सबसे फाइनल, जो आप देखते हो ब्लैक कलर का टायर टाइप का जो होता है, कवर होता है ना, जो सबसे ऊपर केबल के होता है, वो क्या करता है, वो आर्मर, क्योंकि जस्ट सर्विंग के पहले आपने देखा है सिम्बस, CIMBAS। तो सर्विंग की अगर हम बात करें, इससे पहले जस्ट आर्मरिंग होता है। तो सर्विंग क्या करता है, आर्मर को एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाता है, मतलब जैसे धूप, नमी, ताप, है ना, इनसे बचाता है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो टेस्ट आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, इसका नाम होता है मरे लूप टेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये जो केबल होता है उसमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसको हम लघु परिपथ दोष बोलते हैं। ठीक है, मरे लूप टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको डिटेल बताऊँगा इसका।
कैसे कैसे हम इसमें होता क्या है, जस्ट लाइक आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं ना, व्हीटस्टोन ब्रिज की 4 भुजाएं होती हैं, है ना, P Q R S, ठीक है। तो इससे अगर हम मान लो इसको डिस्टेंस x मान लें, ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है कि कहाँ पर हमारा जो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है, ठीक है। इसका जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको जब भी ये लूप टेस्ट मेथड की बात करें, मरे लूप टेस्ट मेथड की बात करें, तो आप उसमें आँख बंद करके क्या बताएंगे, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए उपयोग किया जाता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लघु परिपथ दोष का पता लगाने के लिए, ठीक है। चलिए, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने का विधि उपयोग की जाती है। वहाँ पर जो होते हैं केबल को जो है हम हवा में रैक्स बनाते हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट दे करके, और उससे हम क्या करते हैं, केबल को बिछाते हैं। तो रैक्स इन एयर उपयोग किया जाता है। चलिए, तांबे के परमाणु के अंतिम कक्षा में संयोजकता का मतलब क्या होता है। अंतिम अगला क्वेश्चन आपका है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ अ कॉपर एटम। तांबे परमाणु के अंतिम के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप कॉपर का परमाणु क्रमांक पता है कितना होता है, 29। इससे करोगे 2, 8, 18 और 1, ठीक है, 8, 2, 10, 18, 28 और 1 आपका क्या हो जाएगा, 29। तो ये इसी को हम वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, आबंध चक्र बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 1। 1 आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। चलिए, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। नियॉन लैंप, यहाँ पर आपकी नियॉन लैंप का मतलब उसमें गैसेस भरी होती हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जितने भी अक्रिय गैसें होती हैं। तो इस टाइप के जो लैंप होते हैं, इनमें क्या होता है, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। पहले क्या गैस का क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, मतलब गैस का ब्रेकडाउन होता है। मतलब जो गैस हमारा होता है, गैस क्या होता है, कुचालक होता है। उसमें जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो आपका चोक होता है और इग्नाइटर होता है, उसके माध्यम से क्या होता है, गैस का आयनीकरण। आयनीकरण का मतलब क्या होता है कि उसका ब्रेकडाउन हो जाना, आयनों में विभक्त हो जाना। जब तक, चूँकि अगर वो आयनों में विभक्त नहीं होगा तब तक उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होगा तो जो फास्फर की कोटिंग है बल्ब के बाहर, उस पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग नहीं होगी और हमें प्रकाश नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्या होता है, जितने भी ये अक्रिय गैसों के जो लैंप होते हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है, मरकरी लैंप आप आगे पढ़ोगे, सोडियम वेपर लैंप पढ़ेंगे, ठीक है। उनमें क्या होता है, गैस का आयनीकरण इफेक्ट होता है, उससे हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन हमारा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस। आपको पता है IR। जब भी हम किसी भी केबल की बात करते हैं या किसी भी मशीन में, मोटर में वाइंडिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, IR हम चेक करते हैं, उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस चेक करते हैं कि कितना, जितना ही अच्छा 5 मेगा ओम से, ठीक है, 5 मेगा ओम से ज़्यादा ही होना चाहिए। इंसुलेशन रेसिस्टेंस का मान हमेशा 5 मेगा ओम से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। इससे कम होगा तो हमारे लिए सही नहीं है, वांछनीय नहीं है, है ना। 5 मेगा ओम से अगर ज़्यादा हमारा इंसुलेशन रेसिस्टेंस है तो बेहतर है हमारे मशीन को चलाने के लिए, क्योंकि अगर इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम होगा इसका मतलब वाइंडिंग हमारा नमी है या वाइंडिंग हमारी गीली है ना, जिसमें हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन नहीं कर सकते हैं, तो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। तो हम जब भी वाइंडिंग करते हैं या जब भी हम केबल को चार्ज करते हैं तो हम IR वैल्यू देखते हैं उसकी, ठीक है, मेगर से IR वैल्यू देखते हैं, ठीक है। वो 5 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेगा ओम में इसकी वैल्यू होती है, हमेशा मेगा ओम में इसकी वैल्यू होती है IR, ठीक है। यहीं आपसे पूछा जा रहा है, मेगा ओम में इसकी वैल्यू होती है इंसुलेशन रेसिस्टेंस की। अगला क्वेश्चन, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक धारा संरक्षण है। देखिए, कोर्स एक्सेस, ठीक है, कोर्स एक्सेस प्रोटेक्शन मैंने अभी आपको बताया था। जितने भी रीवायरेबल फ्यूजेस होते हैं, या हम क्या बोलते हैं इनको, किट कैट फ्यूज़ भी बोल सकते हैं, किट कैट फ्यूज़ भी हम इनको बोल सकते हैं। तो किट कैट फ्यूज़ या रिवायरेबल फ्यूज़ हमारा कोर्स एक्सेस धारा प्रोटेक्शन के लिए है, और हमारा जो जितने भी कार्टिज फ्यूजेस होते हैं या HRC फ्यूजेस होते हैं वो सभी क्लोज एक्सेस धारा प्रोटेक्शन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। अगला क्वेश्चन, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने है तो किस प्रकार के जोड़। सिरोपरी लाइन को जा रहा है, सिरोपरी लाइन कोई जा रहा है, ठीक है, ये हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है मान लीजिए, ठीक। अगर हमें इससे कहीं सप्लाई, मान लीजिए कोई स्टेशन है या कोई मान लीजिए विलेज है, कोई गांव है, ठीक, और ये हमारा ओवरहेड
लाइन जा रहा है। तो इससे हम अगर हमें यहाँ सप्लाई दे दें तो हम इस कौन सा जोड़ यूज़ करेंगे, तो हम टी जॉइंट उपयोग, है ना, टी टाइप का है ना, तो हम टी जॉइंट। लेकिन अगर इसकी लंबाई बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, वेस्टर्न यूनियन जोड़ लगाते हैं और इसकी लंबाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लगाएंगे तो वो वेस्टर्न यूनियन जोड़ होगा, लंबाई बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन, है ना। लूप लाइन अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए टी जॉइंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, लंबाई बढ़ाने के लिए। ठीक है, ब्रिटानिया टी जोड़ की बात हमने कर दी। ब्रिटानिया टी जोड़ तो हमें लूप सप्लाई, अगर हमें कहीं लूपिंग लेना है, कहीं सप्लाई देना है तो उसके लिए उपयोग किया जाएगा ब्रिटानिया टी जॉइंट। ठीक है, और स्ट्रेट ब्रिटानिया जॉइंट भी हम क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाने के लिए या तो वेस्टर्न यूनियन जोड़ हम यूज़ कर लें या तो ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट भी उपयोग कर सकते हैं सिरोपरी लाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए, चालक की लंबाई को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए एल्युमिनियम चालकों के सोल्डर, एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम जब मैंने सोल्डर की क्लास ली थी, सोल्डरिंग की, उसमें जो एल्युमिनियम कंडक्टर्स की सोल्डरिंग की जाती है, देखिए कॉपर की तो हम आसानी से कर लेते हैं, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने का थोड़ा सा सिस्टम हमारा अलग होता है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें हम जो सोल्डर यूज़ करते हैं, एक तो हमारा होता है अल्का पी सोल्डर यूज़ होता है, और एक हमारा जो होता है केरालाइट। ठीक है, ये दो सोल्डर यूज़ होते हैं एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे अगर, तो हमें केरालाइट मिलेगा, तो केरालाइट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम का ज्वाइन चालकों को अगर सोल्डर करना है तो उसके लिए हम केरालाइट सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। पिघले हुए सोल्डर को बार बार अगर हम पिघलाएंगे तो उससे जो उसमें टिन है, भाई सोल्डर में होता क्या है, लेड और टिन का मात्रा ज़्यादा होता है, लेड और टिन का, सोल्डर लेड और टिन का ही तो मिश्र धातु है, लेड और टिन का ही मिश्र धातु है। बार बार अगर हम पिघलाएंगे तो उसमें लेड की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वेपराइज हो जाता है। ठीक है, सॉरी, वो वेपराइज हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, टिन कंटेंट रिड्यूस, टिन का भाग कम हो जाता है। ठीक है, पिघले हुए सोल्डर को हम बार बार अगर पिघलाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 18, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा, यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे तो उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, कम होने लगता है। ठीक है, उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस, क्योंकि जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन हम वार्निश के थ्रू या कई सारे हमारे इंसुलेशन होते हैं, क्लास ए, बी, सी, वाई, है ना, एच, कई प्रकार के इंसुलेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कई प्रकार के इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, सबका टेम्परेचर अलग, सबका मतलब टेम्परेचर सहने की जो क्षमता होती है, तापमान को सहने की क्षमता होती है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट पैदा करेगा, धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस होगा, मतलब हीट लॉस होगा, और जो हमारा जो इंसुलेशन लगा हुआ है, कुचालक पदार्थ लगा हुआ है, वो क्या होगा, वो हीट होगा। तो बार बार अगर हम ज़्यादा केबल में धारा प्रवाहित हो रही है तो जो कुचालक होगा उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस घट सकता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कुचालक का प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, क्योंकि वो हीटेड होगा, उसकी जो क्वालिटी है वो चूँकि टेम्परेचर से क्या होगी, कमज़ोर होती जाएगी, तो अल्टीमेटली उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, नष्ट भी हो सकता है। ठीक है, इंसुलेशन खराब भी हो सकता है। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, जहाँ पे जगह कम है वहाँ पे डक्ट पाइप्स का उपयोग करते हैं, ऐसे डक्टिंग बनाते हैं। ठीक है, और इसमें से हम केबल को ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे डक्ट्स हैं, ये हमारे डक्ट पाइप हैं, और ये हमारा केबल है। ठीक है, तो जहाँ पे जगह कम है वहाँ पे हम डक्ट्स बिछा करके हम केबल को कैरी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, फिर से आपको केबल का साइन चित्र बना दिया है। तो यहाँ पर आपका CIM BA, यस,
आपका जो दूसरा लेयर है एक्स, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये वाला लेयर जो पूछा जा रहा है। तो अगर आपका सी से कोर है, मतलब चालक है आपका सी से, तो आई से इंसुलेशन, इंसुलेशन में आप क्या दोगे, लेड शीट का इंसुलेशन ने दिया हो तो इसको हम लेड शीट बोल सकते हैं। सर्विंग, बेडिंग और आर्मरिंग नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि देखिए सर्विंग यहाँ पे है, आर्मरिंग यहाँ पे है और बेडिंग यहाँ पे है। इसके बाद मेटेलिक शीट है, उसके बाद इंसुलेशन, तो इंसुलेशन ही है दूसरे नंबर पर। दूसरा पार्ट पूछा ना भाई आपसे, एक्स में क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए चित्र में अच्छे से देखिए। पहला आपका ये क्या हो गया, ये तो आपका कोर हो गया, कोर मतलब कंडक्टर हो गया भाई, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा पोर्शन आपका क्या है, मैंने बताया है आई से, ठीक है, सी आई। तो आपका फिर ये वाला एम हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये एस हो गया, ठीक है। तो आई इंसुलेशन, इंसुलेशन आपका क्या होगा, सर्विंग तो होगा नहीं, ठीक है, सर्विंग तो आपका होगा नहीं, बेडिंग होगा नहीं, आर्मरिंग होगा नहीं, तो क्या बचता है, लेड शीट का हम क्या कर सकते हैं, इंसुलेशन हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग कल रेगुलर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए और इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिक्टेट करके क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कराता रहूँगा, जो आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास के लिए सभी का धन्यवाद।